back to Men's Day Out. Today we have a very special guest with us, Shri Priyank Kanungoji, who is heading the NCPCR in India, that is the National Commission for Protection of Child Rights. Hello, Kanunga sir, welcome and thank you so much for taking out time today. Right. So as we all know, the Commission deals with a lot of aspects about children. It ranges from child trafficking to basically educating them when it comes to sex education or overall welfare of children. But as I was discussing with you, what we deal with at Men's Day Out is a very niche segment that caters to child's rights. And these are particularly rights of children who live with one parent in case of separation or divorce. Now, since psychological issues are a main point which NCPCR focuses on, I would like to question you on, when a child who is living with one of the parent, often it happens, I would take the liberty to say that 90+ times it is the mother who's been awarded the custody. Are we looking at giving any kind of, a counseling session or any kind of, session with these children at the school level? Because kya hota hai, generally, if there is a PTA meeting, if there is a sports day, the fathers are generally missing. तो बच्चों को ये लगता है कि हमारे पापा तो है नहीं, and we are not normal children in that sense. तो school level पे has NCPCR given any kind of directive how to handle these issues? जी, देखिए स्कूल लेवल पर हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती थी और जिसमें हम डील कर सकते हैं, जो हमारे मैंडेट के अंदर आते हैं, जिनको हम एक्ट हमको एम्पावर करता है जिन कंप्लेंट्स पे डील करने के लिए, वो निश्चित रूप से बच्चों की एजुकेशन निर्बाध रूप से चलती रहे और उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, वो एक हम लोगों का काम होता है। और इसलिए इस तरीके की सिचुएशंस में स्कूल्स क्या करें, मेनली ये प्रॉब्लम स्कूल्स के सामने भी बड़ी होती थी, स्कूल्स क्या करें। तो हमने एक गाइडलाइन बनाई है, गाइडलाइन हमने सारे देश में स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को दी है, स्कूल्स तक पहुंचाने का काम किया है। ये हमारी वेबसाइट पर भी है, गाइडलाइन रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एस्ट्रेंज्ड पेरेंट्स, ये है। और इसमें जितनी भी तरीके की सिचुएशंस हैं, मैं आपको एक बार इसमें से ही देख के बता देता हूँ। इसमें पहली सिचुएशन है वेयर मैटर इज पेंडिंग बिफोर कोर्ट, दूसरी सिचुएशन है वेयर द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट्स एंड द पेरेंट्स आर लिविंग सेपरेटली, वेयर द मैटर इज नॉट पेंडिंग बिफोर द कोर्ट एंड पेरेंट्स आर लिविंग सेपरेटली। थर्ड सिचुएशन इसमें है वेयर देयर इज ऑल्सो ए कंप्लेंट रिगार्डिंग एब्यूज ऑफ द चाइल्ड। तो ये तीन तरीके की जो सिचुएशन है, यही मोस्ट कॉमन सिचुएशंस है। या तो मामला कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है, या कोई डिसीजन दिया है, दोनों तरीके की स्थिति, या कभी मामला कोर्ट पहुंचा ही नहीं है बट दे आर लिविंग सेपरेटली, और तीसरा है कि कहीं कोई एब्यूज बच्चे के साथ हुआ हो। तो तीनों परिस्थितियों में स्कूल को पेरेंट्स के साथ, किस पेरेंट के साथ कैसे डील करना चाहिए, हमने ये नालसा के साथ गाइडलाइन बना के और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज के साथ वो दी हुई है और लोग इसको फॉलो करते हैं। और कहीं इसका वायलेशन होता है तो उस मामले में हम इंटरवीन करते हैं। तो ये मामला तो हमने इस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश की है। Sure. सर, अधिकतर ये होता है कि जब कोर्ट में केस चल रहा है एंड कस्टडी मदर को दी गई है, तो क्या हम ये बोल रहे हैं कि फादर को बिल्कुल राइट नहीं है अपने बच्चों को या उनका जो प्रोग्रेस है वो देखने के लिए? बिकॉज तभी भी स्कूल उनको बोलते हैं कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए अगर आपको इनके पीटीए में शामिल होना है या अगर बच्चे से प्रोग्रेस के बारे में पूछना है। तो ये कहाँ तक फेयर है सर? तो जो लीगल इश्यूज हैं वो ठीक से सर्व हो पाए, इसलिए ही तो हमने नालसा के से प्रॉपर वेटिंग करा के गाइडलाइन बनाई हुई है। अब ये हमको अगर आप ये प्लीज एनलाइटन करेंगे कि हमारी दी हुई प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन में कोई कमी है तो हम उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन बात जो है वो लीगली जस्टिफाई होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बोली, उसके लिए अगर कहीं
हमारी गाइडलाइन का वायलेशन हो रहा है तो वो आप हमको बताएंगे तो हम उस पर एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। दो स्थितियों में हम काम कर सकते हैं। और ये हमने जो गाइडलाइन भेजी है इसमें हमने कई सारी अथॉरिटीज को साथ लिया था। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट निपसिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और MHRD का टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप जो सर्व शिक्षा अभियान का है वो, एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी हमने इसमें बिठाया था। और उसके बाद जाके ये गाइडलाइन प्रॉपर तैयार हुई है और ये स्टेट कमीशंस को भी हमने भेजी हुई है कि उनकी भी मदद कर सके। और इसका कहीं वायलेशन होगा तो हम डेफिनेटली उसमें इंटरवीन करेंगे। राइट सर। सो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए कि जब हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि चाइल्ड को आप कोर्ट में मत बुलाइए जब डिवोर्स केस पेंडिंग है, और अगर जज को कोई भी बच्चे से बात करनी है या कोई काउंसलिंग करनी है, आप बच्चे को कोर्ट प्रीमाइसेस में मत बुलाइए। सर, इस मामले में कहाँ तक हमारी प्रोग्रेस हुई है? क्या हमने कोई स्पेशलाइज काउंसलर्स अपॉइंट किए हैं हर फैमिली कोर्ट में, या हर कोर्ट अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहे हैं? देखिए, मैं बड़ी ही विनम्रता से आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चे के स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं होंगे ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं। और देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट दो तरीके की परिस्थितियों में बच्चों को डील करता है। एक परिस्थिति वो होती है जब बच्चा इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, और दूसरी परिस्थिति वो होती है जब बच्चा नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। और दोनों ही परिस्थिति कब बनेगी ये भी एक्ट में बहुत ही प्रॉपरली डिफाइन किया है। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है कि बच्चे को कोर्ट नहीं बुलाया जाएगा या बच्चे से बात नहीं की जाएगी, इन प्रिंसिपल हर कोई चीज जो बच्चे के साथ डील हो, कोर्ट में हो, कोर्ट के बाहर हो, पुलिस में हो, पुलिस के बाहर हो, परिवारों में हो, परिवार के बाहर हो, समाज में हो, स्कूल में हो, वो बच्चे के साथ एक फ्रेंडली वातावरण में होना चाहिए। ये तो प्रिंसिपल है, ये तो हर ही जगह लागू होता है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहीं भी किसी भी लीगल प्रोसेस को बाधित करने की बात नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट IPC को सुपरसीड नहीं करता, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट CRPC को सुपरसीड नहीं करता। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो दूसरे कानून है जो बच्चों से सीधे संबंधित नहीं है उनमें से किसी को सुपरसीड नहीं कर रहा है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ या चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उन विषयों पे बात करता है। और यहाँ पे मैं एक बात भी, अगला क्वेश्चन उसमें अराइज हो उसके पहले आपको बता दूं, जो JJ एक्ट है, JJ एक्ट का सेक्शन 2 का सब सेक्शन 14 में क्लॉज 1 से लेकर के क्लॉज 12 तक यही CNCP बच्चों की डेफिनेशन है। CN जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है वो केवल इसमें ही फॉल डाउन होते हैं। और जो पेरेंट्स वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सब क्लॉज 5 है, who has a parent or guardian and such parent or guardian is found to be unfit, incapacitated by the committee or the board to care and protect the safety and well-being of the child. That's it. अब इसमें हमारे सामने जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हर किसी का अपना व्यू है ना। माँ बाप के झगड़े में ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल होता है या सबसे ज्यादा जिसको नुकसान होता है वो बच्चा है। और माँ को अपना पक्ष ठीक लगता है, पिता को अपना पक्ष ठीक लगता है। अगर दोनों के पक्ष अगर एक दूसरे को ठीक लगने लगे तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, फिर तो झगड़ा ही नहीं बचेगा। लेकिन दोनों अपने अपने पक्ष को ठीक मानते हैं, सफर बच्चा करता है। हो सकता है कि इन परिस्थितियों में कुछ शिकायतें जाती हों, लेकिन जहां पे फैमिली कोर्ट का मामला होगा वहां पे CWCs इंटरवीन नहीं कर सकते, ये बड़ा स्पष्ट है। राइट सर, इसी से आगे बात करते हैं कि एज आपने कहा सबका सब्जेक्टिव व्यू होता है हर सिचुएशन को देखने के लिए।
लेकिन जब सेपरेशन होता है या डिवोर्स होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, माँ और बाप के बीच में नहीं होता है। फिर भी अधिकतर हम देखते हैं कि जो कस्टडी है या जो 90% ऑफ द टाइम है वो हमेशा मदर्स को दिया जाता है। एक रीजन ये होता है कि बायोलॉजिकली शी इज बेटर इक्विप्ड टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। तो आर वी बीइंग फेयर विथ मेन? बिकॉज जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो हम बोलते हैं द फादर इज सपोज टू पे एवरीथिंग फॉर द चाइल्ड, द फादर इज सपोज टू टेक केयर ऑफ ऑल द नीड्स। लेकिन जब फादर्स के राइट्स की बात आती है तब हम इसको बड़ा सब्जेक्टिव सा मामला बता देते हैं। देखिए, ये सवाल मेरे सामने किया जाना गलत है, क्योंकि इसमें मेरा कोई से ही नहीं है। आई एम नॉट ए जुडिशियल पर्सन, माय कमीशन हैज सम क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स। जब हम लोग उन बच्चों के लिए काम करते हैं जो CICL हो या CNCP हो या बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस इस तरीके के हों, जब हमारी इंक्वायरी चल रही होती है, हमको जो जुडिशियल क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके की परिस्थितियों में है। जैसे कल एक खबर आई, मध्य प्रदेश में किसी हॉस्पिटल में 13 बच्चों की डेथ हुई एक साथ। तो वहां पे जब हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जहां वो डेप्रीवेशन हुआ है, बच्चों की मौत हुई है, तब हम उनको जुडिशियल पावर्स का यूज करते हैं। उड़ीसा से खबर आई कि एक बच्चे की डेड बॉडी मिली, माता पिता के स्टेटमेंट प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुए, वहां हमने सम्मन किया ऑफिसर्स। तो हम अपनी सम्मनिंग पावर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरीके के मामलों में जहां बहुत ही स्पेसिफिक इंक्वायरी हम कुछ कर रहे हैं। हम लोग जुडिशियल बॉडी नहीं है, हम लोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। NCPCR एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये NCPCR के पर्व्यू के बाहर की बात है। राइट सर, तो इस हिसाब से जो पिछले 2.5 साल में 3 PIL सबमिट हुई है सुप्रीम कोर्ट में विथ रिगार्ड्स टू शेयर्ड पेरेंटिंग। अब इस PIL में 3 पार्टीज हैं, एक है WCD दैट इज विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, एक आपका कमीशन है विच इज NCPCR, और एक नेचुरली लॉ मिनिस्ट्री है। सर लेकिन अभी तक किसी भी कमीशन या मिनिस्ट्री से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ने हमसे जो बात इस बारे में की थी वो हमने मिनिस्ट्री के साथ शेयर की है, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है तो मैं आपसे आउट ऑफ द कोर्ट तो ये नहीं कह सकता कि हम क्या रिप्लाई फाइल करेंगे या क्या रिप्लाई हमने फाइल किया है। लेकिन मैं आपको यही बता सकता हूँ कि जो मामला न्यायालय में है उसका निर्णय न्यायालय ही करेगा, और न्यायालय के बाहर उस बारे में कोई भी टिप्पणी करना वो अनुकूल भी नहीं है और ठीक भी नहीं। So, हम यही उम्मीद कर सकते हैं बिकॉज आप है, स्मृति जी है हु इज हेडिंग द वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, टू बी वेरी फेयर व्हेन इट कम्स टू बोथ पेरेंट्स। एंड ऑब्वियसली जैसे आपने कहा जो भी आपका रिप्लाई है, न्यायालय का जो काम है वो न्यायालय फेयर ही करेगा। आपको विश्वास होना चाहिए, भारत की न्यायिक व्यवस्था एकदम फेयर है। राइट सर। सर अब थोड़ा और बात करते हैं अबाउट चिल्ड्रन इन जनरल एंड स्पेशली अबाउट द बॉय चाइल्ड। सब जैसे पॉक्सको जो एक्ट है हमारे यहाँ पे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी चाइल्ड अब्यूज को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का चाइल्ड अब्यूज। लेकिन सर 2020 में आज सिचुएशन ऐसा है कि अगर माइनर गर्ल और माइनर बॉय है, सर इंटरनेट के हिसाब से आज इतना अवेयरनेस फैल गया है, अगर दोनों बच्चे फॉर एनी रीजन कंसेंशुअल रिलेशनशिप में है और किसी वजह से कोई बात बिगड़ जाती है तो सिर्फ बॉय चाइल्ड को आप चार्ज करते हैं अंडर द पॉक्सको एक्ट, वेराज गर्ल चाइल्ड को इसमें कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। ऑब्वियसली हम ये नहीं बोल रहे कि आप गर्ल को भी इसमें आप इन्वॉल्व करो, बट हाउ फेयर इज इट सर? बिकॉज अगर आप एक उल्टा केस भी देख ले, अगर माइनर बॉय है और अडल्ट वुमेन के साथ रिलेशनशिप में है, बहुत बार ऐसे भी केसेस हुए हैं कि वुमेन ने उल्टा रेप केस माइनर बॉय पे लगा दिया है। तो ये कितना फेयर है सर आपके हिसाब से? ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है कि किसी भी एडल्ट विमन ने अगर किसी बच्चे के ऊपर रेप चार्जेस लगाए, और कहीं अगर ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है तो आप हमको बताइए, हम डेफिनेटली उसमें इंटरवीन करेंगे और इंश्योर करेंगे कि बच्चे के साथ जस्टिस हो। पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। अगर किसी वयस्क महिला ने किसी भी बच्चे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया या उसके साथ किसी प्रकार की यौन हिंसा या यौन दुर्व्यवहार किया है
तो उस महिला के ऊपर एफआईआर होगी, उसके ऊपर पॉक्सो का मुकदमा बनेगा। ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है। दूसरी बात जो आपने कही कि कोई कंसेंसुअल रिलेशनशिप अगर है, तो कंसेंसुअल रिलेशनशिप भारत के कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं हो सकती। देयर इज नो एज ऑफ कंसेंट। 18 साल की आयु तक बच्चे किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, ये एक्ट कहता है। जब एक्ट को हम इंटरप्रिटेशन में जाते हैं तो बच्चे आपस में भी नहीं करेंगे, बच्चों के साथ कोई बड़ा भी नहीं करेगा, ये सब अपराध है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहां लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर पॉक्सो इन्वोक हुआ है कई जगहों पे ऐसे मामले। दूसरी बात जो आपने कही कि लड़के और लड़की दोनों ही अगर नाबालिग होते हैं तब लड़के पे मुकदमा बनता है। अगर कोई केस ऐसा है तो आप प्लीज हमको केस बताइए जिसमें हम अथॉरिटीज के साथ उस पर बात कर सके। अमूमन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि ज्यादा उम्र जिसकी होती है उस पर वो केस लगा देते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि ज्यादा उम्र जिसकी है वो ज्यादा समझदार है। हालांकि इस मामले में कानून जब इन्वेस्टिगेशन होता है तब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसने किसको प्रोवोक किया, किसने किसके साथ रिलेशनशिप बनाई, उसके ऊपर वो मुकदमा लगना चाहिए। तो ये ऐसा ही है, लेकिन एक्ट जेंडर न्यूट्रल है। अगर किसी स्पेसिफिक केस में आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज बताइए, हम उसको इंक्वायर करेंगे। श्योर सर। सब लास्ट जो क्वेश्चन है और जो सारे बच्चों को केटर करता है, नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर चाइल्ड, जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो रही है आजकल, और जो हम मी टू के बारे में इतना पढ़ते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। मई 2020 में बॉयज लॉकर रूम का केस हुआ था और विद इन 2 days काफी सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर हुए थे सोशल मीडिया पे कि लड़कों ने ये बोला, लड़कों ने ये पिक्चर्स दिखाई, कोई रेप थ्रेट दे रहा है, और बिना दूसरे पक्ष का या बेसिक इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हुई थी, लेकिन हम सब ने बोलना शुरू कर दिया कि लड़कों को जेल में डालो, लड़कों को आप बिल्कुल अभी से सजा दे दो। एंड जो DCW चीफ है उन्होंने तो इमीडिएटली FIR भी दर्ज करवा दी थी, इवन बिफोर अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। उसी दौरान गुड़गांव में एक 17 साल का बच्चा था, उसका नाम एक मीटू पोस्ट में आ गया। एंड सर विद इन 2 hours इतनी ट्रोलिंग हुई कि वो लड़का वो सहन नहीं कर पाया और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। जब बच्चों की बात आती है तो क्या हम कमीशन या मिनिस्ट्री से ऐसा कोई डायरेक्टिव देख सकते हैं जहां पे हम जो बिल्कुल ये मी टू या सोशल मीडिया जैसी ट्रोलिंग है इनको हम बंद करवा दें? बिकॉज जो भी गलत है वो आप अपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डील कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेस टू नेम एंड शेम चिल्ड्रन, स्पेशली बॉयज, बिकॉज वो भी उतने ही इमेच्योर होते हैं जितने गर्ल्स इमेच्योर होते हैं। देखिए, इसमें जो गुड़गांव वाले प्रकरण की आपने बात की, इसकी इंक्वायरी हमने खुद कंडक्ट की। मेरे बच्चे के पेरेंट्स से भी बात हुई, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो, ये हमने इंश्योर किया। उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में पेरेंट्स चाहते हैं उस दिशा में बढ़े, ये हमने इंश्योर किया। कमीशन इंक्वायरी करता है, कमीशन इज नॉट ए अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द केस। ये एक चीज, हम सब लोग अपने अपने कानून के दायरों के भीतर काम करते हैं, हम सबके कुछ ना कुछ दायरे हैं। अब कमीशन पुलिस का काम तो नहीं करेगा, तो इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई कोताही है या पीड़ित पक्ष जो है या किसी कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन या उसकी पालना ठीक तरीके से ना होना ये हो रहा होता है, तो कमीशन उसमें बोलता है भाई ये ठीक है। तो ये जो गुड़गांव वाला प्रकरण है उसमें कमीशन ने सही वक्त पे सभी जरूरी इंटरवेंशंस बिल्कुल किए हैं। और मैं ये बात समझ सकता हूं कि
इस तरीके के प्रकरणों में, इस तरीके के केसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे वही न्यायालय तक जाएंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन में फिर भी कोई कमी हमारी इंक्वायरी में भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज को बाकायदा रिकमेंडेशन करने के बाद रह जाती है, तो भी निर्णय तो न्यायालय देता है। और न्यायिक प्रक्रिया में सभी को बराबर की हिस्सेदारी का अधिकार भी है और न्यायालय में उचित ढंग से सारी बात कही जा सकती है। एक बात तो ये तो एक प्रकरण था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं वो वल्नरेबल है, लड़के हो या वो लड़कियां हो। 18 साल से कम उम्र में जो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं वो सभी वल्नरेबिलिटी के दायरे के अंदर है, ऐसा कमीशन का मानना है। और हमारा ये भी मानना है कि बिना पेरेंटल गाइडेंस कहें, कंट्रोल कहें, पेरेंटल वॉच कहें, उसके बगैर वर्चुअल स्पेस में बच्चों का इस तरीके से घूमना बिल्कुल गलत है। हम जो लोग बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, वर्चुअल स्पेसेस के बारे में हम खासतौर पे बात करें, डिजिटल दुनिया के बारे में हम लोग बात करें, इंटरनेट की दुनिया के बारे में बात, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं, जो लोग इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, जो लोग रेगुलेशन कर रहे हैं, वो सब बच्चों से एक जनरेशन ऊपर है। बच्चे हमसे एक जनरेशन पीछे हैं, लेकिन ये जनरेशन गैप इतना रिवर्सल है कि बच्चों के पास हमसे 2 डिकेड ज्यादा जानकारियां हैं और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है कि कभी कभी वो घातक है, बहुत घातक है। और ये कमीशन का स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहा है और स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट रहा है कि बिना पेरेंटल गाइडेंस के बच्चों का इस प्रकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहना खतरनाक है। और इस प्रकरण के साथ साथ और भी कई सारे मामले हुए थे जिसमें बच्चों की सोशल मीडिया पे उपस्थिति कमीशन को बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा लगी। हमने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल सबको नोटिस किया, सब पर इंक्वायरी कर रहे हैं। और मैं आपको बहुत प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स बता सकता हूं। हमको, आप तो बच्चों के आपस के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म्स तो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल भी कैरी करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स तो बच्चों को उस पोर्नोग्राफिक कंटेंट तक ले जाते हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आप इसको दूसरे तरीके से देखिए। एक तरफ जो हमारा कानून किसी भी प्रकार की कंसेंसुअल रिलेशनशिप की इजाजत नहीं देता, राइट, दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बच्चों को उन सभी वेबसाइट्स का या उन सभी कंटेंट का एक्सपोजर है जो बच्चों को इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त होने के लिए प्रोपोगेट करते हैं, को इंसिस्ट करते हैं। तो हम आग और हम माचिस और तेल को साथ रख के फिर उनसे बोले कि भाई पानी लेके दौड़िए आग लगने के बाद, ये तो ठीक नहीं। सारी स्थितियां तो विध्वंस की हम खुद बना रहे हैं। और ये स्थितियां जो हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बच्चों की एकांत में उपस्थिति और उनकी एक, जब से मोबाइल पे इंटरनेट और इंटरनेट पे सोशल मीडिया आया है, माता पिता को नहीं मालूम कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये तो मैं देश के सभी माता पिता से बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, करबद्ध एकदम, कि 3 साल 4 साल 5 साल के 6 साल के बच्चों तक को तो मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। घातक है, मत दीजिए। इंटरनेट का इस्तेमाल अपनी देख रेख में करवाएं जितना ज्यादा हो सके। आप लॉकर रूम की बात कर रहे हैं, हमने व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप पकड़े हैं
जिसमें अंदर इतना कुछ चल रहा था, जिस पर व्हाट्सएप हमारे पास लगातार नोटिस पे आ रहा है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल बिक रहा है इस तरीके के क्लोज ग्रुप बना के। तो ये तो दुनिया ही हमने बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बना दी। इसमें तो बच्चों की सुरक्षा की चिंता करने के लिए हमको बहुत ही सख्त कदम उठाने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हम इस पर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 1 महीने में, 1.5 महीने में किसी भी वक्त हम अपनी रिपोर्ट को लेके आएंगे, जो हम सरकार को ये करी। हमने भारत की संसद ने, राज्यसभा ने जो समिति बनाई थी, एडहॉक कमेटी, उसको बड़ी स्पष्ट अपनी रिकमेंडेशंस ऑलरेडी दी हुई थी। और हम जहां भी कमीशन के हस्तक्षेप का मामला बन रहा है, हम लगातार बोल रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरीके की घातक दुनिया में मत भेजिए। हम लगातार कह रहे हैं इस बात। So इंटरनेट ऑब्वियसली ऐसी चीज है जो पोस्ट कोविड एरा में हम उसको बिल्कुल अवॉइड भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट आज तो स्कूल ही है जो बोल रहे हैं आप ऑनलाइन आओ, और इंटरनेट के बिना काम होता नहीं है। तो नेचुरली इट इज अ टू एजेड स्वॉर्ड। सोशल मीडिया की दुनिया, देखिए सोशल मीडिया की दुनिया बहुत खतरनाक है। तो आप बताइए, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डार्क वेब और डीप वेब के टूल्स को प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो बहुत खतरनाक दुनिया में जी रहे हैं बच्चे। तो मैं तो बिल्कुल साफ साफ बोलता हूं कि ये सोशल मीडिया बच्चों के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। राइट सर, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक काफी हमने आज डिस्कशन करी है, और हम आपसे दोबारा भी आएंगे डिस्कशंस करने जैसे जैसे अपडेट्स या कोई भी प्रोग्रेस होगी। और एज आई सेड, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि स्पेशली जो सेपरेशन वाले केसेस है उसमें आपके कमीशन या मिनिस्ट्री की ओर से शेयर्ड पेरेंटिंग का जोर जरूर दिया जाए और आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो जब भी कोर्ट में हो। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।